तो विद्यार्थियों, आज हम देखते हैं राजनीति विज्ञान के सेकंड पेपर में बीए पार्ट फर्स्ट में भारतीय राजनीतिक विचारक। तो पहले भी आपको बताया था कि राजनीति विज्ञान में आपके दो पेपर हैं। पहला पेपर राजनीति विज्ञान के मूल आधार हैं और दूसरा पेपर है आपके भारतीय राजनीतिक विचारक। तो भारतीय राजनीतिक विचारों की जब हम बात करते हैं, ठीक है, इंडियन पॉलिटिकल थॉट, तो सबसे पहले तो आप ये समझिए कि राजनीतिक विचारक होते कौन हैं। ठीक है, तो विचारकों का आपको ध्यान में है कि एक इसके नाम में ही है कि जो विचार करता है किसी विषय के ऊपर, चिंतन जो करता है। ठीक है, देखिए हम जो भी देखते हैं, सुनते हैं, वो सारी चीजें जब हमारे मस्तिष्क में जाती हैं और मस्तिष्क में जाने के बाद में उस पर एक, आप कह सकते हैं कि एक दृष्टिकोण सा हमारे अंदर बनना शुरू होता है और एक इस तरह की ऊर्जा उत्पन्न होती है कि जिससे उन विषयों पर जो हम देखते हैं, सुनते हैं, महसूस करते हैं, जो विषय, उन विषयों के ऊपर हमारे अंदर एक क्रियाएं मस्तिष्क के अंदर शुरू हो जाती है, जिन्हें हम विचार कहते हैं। ठीक है ना, वो जो विचार हैं, तो ये तो अब विचार किसी भी विषय के हो सकते हैं। आप समाज में कुछ देखा, यदि उससे रिलेटेड कोई विचार है तो हमने उनको क्या किया कि अलग अलग उनके विषय बना दिए, अलग अलग उनके खंड बना दिए, ताकि हम उन विचारों को उस विषय क्षेत्र में डालें, ताकि उन पे आगे जब वही विचार दूसरे लोग मंथन करें, वो जान पाए आपके उन विचारों को, तो वो एक स्पेशल या एक विशेष फील्ड के आपके विचार हो गए। ठीक है, तो जब हम इन चीजों पे, जब समाज के बारे में जब हम सोचते हैं, समाज के बारे में जब चिंतन करते हैं और जो विचार उत्पन्न होते हैं, हमने उनको लिखा, प्रेजेंट किया, तो वो हमारे कौन से हैं? वो सामाजिक विचार हो गए। ठीक है, और विचार करने वाला व्यक्ति विचारक हो गया। ठीक है, इसी तरीके से हम देखें कि यदि हम अर्थव्यवस्था पे चिंतन कर रहे हैं, राज्य की आर्थिक क्रियाओं पे चिंतन कर रहे हैं, तो हम क्या हो गए? आर्थिक विचारक हो गए उस समय हम उसके बारे में। तो इसी तरीके से जब व्यक्ति राज्य पे चिंतन करता है, राज्य के विषय में चिंतन करता है, अपने विचारों को प्रकट करता है, अपने विचारों को रखता है, अपने विचार दूसरों तक पहुंचाता है, ठीक है, या जो विचार करता है, ठीक है, तो अंतर्मुखी विचारक भी होते हैं। आपने अपने आप तक सोचा, वही हो गया। एक आप अपने विचारों को आपने समाज के सामने आप लेके आए, आपके ने पहले वही जो मैंने बताया, देखा, सुना, उसके आधार पे अंदर मंथन शुरू हुआ, एक क्रियाएं चली मस्तिष्क में, और क्रियाएं होने के बाद में एक निश्चित निष्कर्ष पर आप पहुंचे, वो आपके चिंतन का जो सार निकला, उसने वह आपने प्रेजेंट किया, तो वो आपका प्रेजेंटेशन जो है वो क्या हो गया? वो आपका विचार समाज में आ गया। अब उस पर विश्लेषण होते हैं, चिंतन किए जाते हैं, उन पर क्रियान्वितियां होती है, बहुत चीजें चलती है, और हमारा जो डेवलपमेंट का सिस्टम है वो ऐसे ही चलता रहता है। नई नई चीजें समाज में आती रहती है, नए विचार आते रहते हैं, और नए विचारों के आधार पर उनका विश्लेषण होता है और समाज अपनी गति को आगे बढ़ाता है। तो इसी क्रम में यदि हम बात करें तो हम देखते हैं कि राज्य के बारे में भी प्राचीन काल से सोचा गया है। राज्य के बारे में भी विभिन्न विचारकों ने ये व्यवस्थाएं बनाई है कि राज्य को क्या करना चाहिए। ठीक है, राज्य में जो सरकारें हैं, चूंकि देखिए राज्य में क्या है, राज्य वैसे अदृश्य है। हम आप कहें राज्य के जो तत्वों की बात करें, अपन प्लेटो की इनकी बात करते हैं, तो संप्रभुता हमें कहीं दिखाई नहीं देती है। लेकिन जब हम राज्य के अन्य जो अंग यदि हम देखें, जैसे सरकार हमें दिखाई देती है, तो राज्य का प्रकट रूप क्या हो गया? ये सरकार है, वो उसका प्रकट रूप हो गया। शासन, प्रशासन, ये प्रकट रूप हो गया। ठीक है, व्यक्ति राज्य के संबंध, तो एक बहुत बड़े एस्पेक्ट्स इनके बारे में कोई सोचता है। जब व्यक्ति राज्य के बारे में सोचता है, सरकारों के बारे में सोचता है, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, प्रशासन, न्यायपालिका, व्यक्ति और राज्य के अंतर संबंध, विभिन्न राज्यों के संबंध के बारे में सोचता है, इन सब पे जब वह अपने चिंतन प्रकट करता है कि वो क्या है, कैसा होना चाहिए, कैसे बना होगा, किन उद्देश्यों को लेकर इस संस्था का निर्माण हुआ होगा, किन उद्देश्यों को लेकर राज्य बना, ये जितने भी चिंतन हैं, ये सारे क्या कहलाते हैं? राजनीतिक विचार कहलाते हैं, जो राज्यों से सीधे संबंध जिनका है। ठीक है, तो ये हमारे एक चिंतन के विषय हैं।
कि राज्य क्या है, कैसे उसकी उत्पत्ति हुई, उसकी संस्थाएं कैसे काम करती हैं, राज्य और व्यक्ति में आपस में क्या संबंध है, कैसा संबंध इनके मध्य होना चाहिए, व्यक्ति और राज्य की दोनों की लिमिटेशंस क्या होनी चाहिए, व्यक्ति के क्या अधिकार होने चाहिए, राज्य के क्या अधिकार होने चाहिए, राज्य व्यक्ति को जो आदेश देता है उसकी क्या सीमाएं होनी चाहिए, राज्य की व्यक्ति है वो राज्य के किस सीमा तक आदेश स्वयं की पालना करे। ये सारे इनके ऊपर बहुत लंबे समय से विचार चलते आ रहे हैं प्राचीन काल से, और उसी आधार पे हमने इन थिंकर्स के आधार पे विभिन्न राज्यों ने अपने अपने स्वरूपों का निर्धारण किया, अपनी प्रकृति का निर्धारण किया। कोई उदारवादी राज्य बना जिसने ज्यादा अधिकार दिए, कोई तानाशाही राज्य बना। आपने अरस्तु में देखा होगा 6 प्रकार के राज्यों की वो बात करता है। तो आज भी हम देखते हैं कि कई राज्य ज्यादा लिबरल हैं, कई मार्क्सवादी राज्य हैं, कई साम्यवादी जो अपन देखते हैं। तो ये सारे अलग अलग इन तरीकों से हम देखते हैं कि राज्यों ने अपने स्वरूप बनाए हैं। तो ये सारा किसका परिणाम है? ये उन्हीं चिंतन का परिणाम है। वही विचार बने, विचारों से जो लोग जुड़े, विचारधाराएं बनी, उन विचारधाराओं के आधार पर आगे डेवलपमेंट होता गया, राज्यों के स्वरूप बदलते गए, राज्यों के कार्य बदलते गए, संस्थाओं की संरचनाएं, प्रकार्य, ये सारे उनके चेंज होते रहते हैं और चेंज होते रहेंगे। तो इसलिए राजनीति, राज्य के बारे में सोचने की जो एक विचारों की जो श्रृंखला है वो प्राचीन काल से चलती आ रही है, आज भी चल रही है और आगे भी चलती रहेगी। समय और परिस्थितियों के अनुसार वो श्रृंखलाएं बदलती है, वो विचार बदलते हैं। उन विचारों जो प्रासंगिक विचार होते हैं वो टिके रहते हैं, पुरानी चीजों को छोड़ते हैं, नई चीजें उनमें डालते हैं, पुरानी कोई चीजें जहां उनमें कोई कमियां हैं उनमें सुधार करते हैं। तो ये एक विचारों, ये सारा जो क्रियाकलाप है, ये जो डेवलपमेंट है, इसकी शुरुआत कहां से होती है? विचारों से होती है, विचारकों से होती है। तो स्टूडेंट्स, राजनीतिक विचारकों का बहुत बड़ा योगदान इन राज्यों की डेवलपमेंट में, राज्यों के क्रियाकलापों में, राज्यों के स्वरूपों में, राज्यों की प्रकृति निर्धारण में बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है, तो आज हम उसी क्रम में बात करें तो भारतीय राजनीतिक विचारक, तो आपके जो सिलेबस है उसमें प्राचीन भारतीय राजनीतिक विचारक भी लिए हैं। उसके बाद में जो भारत में ब्रिटिश कालीन जो भारत था उस समय के विचारक भी लिए हैं। और उसके बाद में देश आजाद होने के बाद में जिन लोगों ने भारतीय राजनीति में, भारतीय संस्थाओं में, भारत के राज्यों के डेवलपमेंट में बहुत योगदान अपना दिया है, जो ब्रिटिश काल में भी थे, बाद में भी थे, तो उनका और नई नई जो विचारधाराएं उत्पन्न हुई, तो नवीन जो मॉडर्न पॉलिटिकल इंडियन जो पॉलिटिकल थॉट हैं हमारे यहाँ, जो आधुनिक भारतीय राजनीतिक विचारक हैं, उनको भी हमने शामिल किया है। ठीक है, जब आप एमए में जाएंगे तो ये पेपर अलग अलग हो जाएंगे। प्राचीन भारतीय राजनीतिक विचारकों का अलग पेपर हो जाएगा और आधुनिक राजनीतिक भारतीय विचारकों का अलग पेपर आप उस समय पढ़ेंगे। लेकिन अभी चूंकि इसमें आपके दोनों ये शामिल किए हैं, प्राचीन भी और आधुनिक भी। एक दूसरी बात मैं कहना चाह रहा हूं आपको कि देखिए, आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं, आप इन विचारों को पढ़ते हैं, इन विचारकों को आप पढ़ते हैं, तो एक बात का आप हमेशा ध्यान में रखिए कि इनको आप अभी से इतने अच्छे से, अभी आपके पास समय होता है, क्योंकि आप जब बीए पार्ट फर्स्ट में पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं तो आपके पास 2 पेपर हैं, तो मौलिक मूल आधार वाला पेपर है आपका, उसको भी आप बहुत बेहतरीन तरीके से तैयार करिए। थ्योरी पार्ट उसके अंदर है, तुलनात्मक राजनीति विज्ञान के पार्ट उसके अंदर है, और विचारधाराओं के पार्ट आपके उसके अंदर हैं। तो आप अभी से अच्छे तरीके से उनको तैयार करके उनके आप नोट्स बना लें, आप उनका विश्लेषण भी करें और आपको उनकी ऑब्जेक्टिव स्टडी भी आप उनकी करिए। इसी तरीके से आप, ये जो आपका पेपर है भारतीय राजनीतिक विचारक है, तो आपको ये पेपर भविष्य में कम से कम वो विद्यार्थी जिनका उद्देश्य शिक्षा के क्षेत्र में जाना है, जो सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर, यूनिवर्सिटीज, इनमें जाना चाहते हैं, तो उनको पॉलिटिकल साइंस जो कैरियर के रूप में आप ऑप्ट यदि करते हैं, तो उस स्थिति में बहुत बेहतरीन आपके काम आने वाला है। देखिए, ये सब्जेक्ट का उद्देश्य केवल इतना ही नहीं है कि हम बीए कर लें या केवल हमारे अच्छे मार्क्स आ गए, हम उनको समझें। ये सारे वो सब्जेक्ट हैं जो आपके पूरे जीवन भर काम आने वाले हैं। जैसे मान लीजिए आप में से बहुत से विद्यार्थी पुलिस सेक्टर में जाएंगे,
ठीक है। जब आप पुलिस सेक्टर में जाते हैं, पुलिस साइड में जाते हैं, उस क्षेत्र में काम करते हैं, आप न्याय के क्षेत्र में जब आप में से बहुत से विद्यार्थी जाएंगे, एलएलबी वगैरह आप में से बहुत से विद्यार्थी करेंगे, जब आप वहां, तो वहां भी आप पॉलिटिकल साइंस का इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन जो अभी यहां पढ़ रहे हैं, वही इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आप वहां पढ़ेंगे, वहां भी आप भारतीय संविधान को जान पाएंगे। जब आप पुलिस में जाते हैं तो प्रैक्टिकली आप भारतीय संविधान की व्यवस्थाओं को जानते हैं, उनको क्रियान्वित आप जब करते हैं तो उस समय आपको ये सारी चीजें काम में आनी है। राइट्स क्या है, लिबर्टी, ये स्वतंत्रता क्या है, अधिकार क्या है, न्याय क्या है, एक व्यक्ति के अधिकार क्या होते हैं, राज्य की जिम्मेदारी क्या होती है, एक प्रशासक की जिम्मेदारी क्या होती है। तो ये सारी चीजें हम ओवरऑल देखते हैं कि हमारे पूरे जीवन भर काम आने वाली है। तो इनको आप इस तरीके से स्टडी करें। मैं बार बार ये कहता हूं, स्पेशली अभी मैं इसलिए कह रहा हूं कि भारतीय राजनीतिक विचारक ये आपके नेट में भी आपको मिलेंगे, या आपके जब आप राजनीति विज्ञान से फर्स्ट ग्रेड की एग्जाम देंगे उस समय भी आपको दोबारा इनको पढ़ना पड़ेगा, और जीवन में इनकी जो विचार हैं, जीवन में इनके जो प्रेरक जो प्रसंग हैं, जीवन में इनके जो प्रेरणादायी कार्य हैं, वो सारे तो निस्संदेह हमारे जीवन को बहुत ही आसान बनाते हैं, जीवन में हमेशा प्रेरणा देते हैं। तो आप इनको हर दृष्टिकोण से आप इन विचारकों को अच्छे से आप पढ़ा करो, ठीक है। तो ये हमारे जीवन में भी बहुत बड़ा इनकी भूमिका रहती है, और साथ ही हमारी जो प्रोफेशनल लाइफ में जब आप जाएंगे, जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देंगे, तो उनमें तो निश्चित रूप से आपको इन से जुड़े हुए जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं, जो विश्लेषणात्मक प्रश्न हैं, वो आपको करने ही होते हैं, और इस समय भी आपके बहुत काम आएगा। तो मेरा सीधा सा एक आप लोगों को एक निवेदन है आपसे कि आप लोग इन विषयों को इस तरीके से पढ़िए कि ये सारे विषय आप बहुत अच्छे से समझ सकें, और इनके दर्शन को समझ सकें, इनकी नैतिकताओं को समझ सकें, इनके संदेश को समझ सकें, और साथ ही आप इनका बीए पार्ट फर्स्ट में जहां पढ़ रहे हैं वहां भी आप बेहतरीन तरीके से प्रेजेंटेशन करके अपने जो एकेडमिक जो आपका एक नियम, एकेडमिक जो आपका सुधार है, वो आप बहुत अच्छे लेवल आप ले सकते हैं आप। तो और एकेडमिक का आपको ध्यान में अभी भी आपने पढ़ा होगा कि देखिए इन चीजों को आपको बहुत ध्यान में रखना है, और भविष्य में वो लोग जो अच्छी फील्ड में जा रहे हैं और है, तो आपका एकेडमिक जो गुड एकेडमिक एक रिकॉर्ड है वो भी आपका होना चाहिए। तो ये आप फर्स्ट ईयर से ही जब इस पर आप सजग रहेंगे तो आप अपना गुड एकेडमिक रिकॉर्ड है वो बना पाएंगे। अभी आपने देखा होगा असिस्टेंट प्रोफेसर की जो वैकेंसी निकली थी, उनमें भी आजकल एक गुड एकेडमिक रिकॉर्ड मांगते हैं, अधिकांश यूनिवर्सिटीज मांगने लग गई है। तो आप देखिए कि उनके लिए हमें हमारा जो एकेडमिक है, बीए में हम कम से कम प्रथम श्रेणी से हम उत्तीर्ण करें, ये हमारी एक लक्ष्य होना चाहिए। यानी कि वो जितना मांग रहे हैं उतना ही है, हम उनसे और बेहतर व्यवस्था अपने पास पूर्व में रखें, ताकि साक्षात्कार में जब हम जाएं तो एक एकेडमिक गुड एकेडमिक रिजल्ट या गुड एकेडमिक रिकॉर्ड हमारा जब हमारे व्यक्तित्व के बारे में बयान करें। तो इसलिए मेरा निवेदन है कि जो भी वीडियोज यहाँ बना रहे हैं आप उनको अच्छे से देखें। ये वीडियोज चूंकि जब अब क्लासेस शुरू होंगी तो और विस्तार से आप उनके बारे में आमने सामने होके आप उन पर चर्चाएं कर सकेंगे, लेकिन एक उन विषयों से जुड़ा हुआ एक जो सामान्य परिचय है वो हम आपको इनके माध्यम से प्रस्तुत करते हैं, और आप इनको बहुत अच्छे से इनकी जो पीडीएफ भेजी जाती है उनको आप खूब देखा करो, ठीक है ना। तो आज हम सेकंड पेपर में मनु के बारे में चर्चा करते हैं, भारतीय राजनीतिक विचारों में। तो मनु के जो प्रमुख विचार जो हैं आपके भारतीय राजनीतिक विचार में, वो मुख्य रूप से हमें यह भी ध्यान में रखना है कि चूंकि ज्ञान प्राप्त करना तो हमारा लक्ष्य है ही, लेकिन बीए पार्ट फर्स्ट में अच्छे मार्क्स भी हम लेके आए तो हमें यह भी ध्यान में रखना है कि हमें किन प्रश्नों पे विशेष हमें ध्यान देना है, ताकि उन प्रश्नों को हम बहुत बेहतरीन तरीके से तैयार कर सकें। तो पीछे के यदि आप पेपर पढ़ेंगे, पुराने पेपर जब आप देखते हैं मनु से संबंधित, तो कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो प्रश्न आपको बहुत बार देखने को मिलेंगे, ठीक है, जिनके बारे में मैं थोड़ी चर्चा करता हूं ताकि अपन उसी हिसाब से अपन आगे बढ़े इसके अंदर। तो मनु में मुख्य रूप से आप एक प्रश्न आप देखेंगे, मनु के राजपद संबंधी विचार। मनु के जो राजा का पद है, राजा है, उसके बारे में मनु क्या कहता है, और इसी के साथ मनु के राज्य से संबंधित विचार हम देखेंगे। तो इनको हम अलग अलग भागों में बांटेंगे। राज्य की उत्पत्ति के बारे में मनु क्या कहता है, राज्य के अंगों के बारे में मनु क्या कहता है, राज्य के
आंतरिक और बाह्य कार्यों के बारे में क्या कहता है, अन्य राष्ट्रों के बारे में कौन सी नीति, जैसे मंडल सिद्धांत वगैरह अपन देखेंगे तो ये एक अलग प्रश्न आता है। लेकिन सामान्यतया राज्य के जो कार्य हैं, राज्य की जो आश्रम व्यवस्थाएं हैं, वर्ण व्यवस्थाएं हैं, राजा के जो कर्तव्य हैं, ठीक है, ये सारे आपको तैयार करने हैं। तो राजपद से संबंधित जितने भी हैं उनमें राजा के कार्य, राजा से जुड़े हुए जो दिव्य कर्तव्य वो एक नाम देता है, वो कर्तव्य आप इसमें अच्छे से उल्लेख करेंगे। तो इनके अभी से आप नोट्स भी बनाने शुरू कर दीजिए। और चूंकि अच्छी बुक्स आप पढ़ ही रहे हैं प्लस पीडीएफ आप पढ़ रहे हैं, उसके अलावा भी आप नेट से बहुत सामग्री आपको मिल सकती है। और जब आप महाविद्यालय में पधारेंगे उस समय आपको अपनी लाइब्रेरी, बहुत शानदार लाइब्रेरी है, यहाँ से आपको अच्छी अच्छी बुक्स विभिन्न लेखकों की भी आपको मिलेगी। तो आप रेफरेंस बुक्स आप उसमें लेके, टेक्स्ट बुक्स, सब कुछ आपको मिलेगा, अपने अच्छे नोट्स। जो प्रश्न आपके लिए इस वर्ष ज्यादा इंपॉर्टेंट है उनको तो आप अच्छे से तैयार करना ही करना है, ठीक है। तो हम कुछ ऐसे ही प्रश्नों की सीरीज हम तैयार करते हैं कि कम से कम हमारे पूरे पेपर में 50 से 100 क्वेश्चन ऐसे हों जो बहुत बेहतरीन तरीके से हमको तैयार करने, बाकी पढ़ना तो सारा ही कुछ भी है आपको। तो एक प्रश्न आपको इसमें मिलता है, मनु का सप्तांग सिद्धांत राज्य से जुड़ा हुआ है कि मनु राज्य को 7 अंगों से बना हुआ एक संस्था बताता है। तो वो हम चर्चा करेंगे इनके ऊपर। राज्य के सप्तांग सिद्धांत से संबंधित प्रश्न आपके आता है। एक प्रश्न जो आपके मनुष्य इसमें से आता है, इस चैप्टर में से, वो आता है आपके मनु की पर राष्ट्र नीति। एक राष्ट्र को, वही जो राज्य का कंसेप्ट है, राज्य अभी राष्ट्रीय राज्य है, तो एक राज्य को दूसरे राज्य से किस प्रकार की व्यवहार रखना चाहिए, उन व्यवहारों को प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन से हैं। आज भी आप पढ़ते हैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को बहुत बेहतरीन तरीके से। तो ये प्राचीन काल से है कि जब एक से अधिक, कोई भी, चाहे वो राज्य हो चाहे वो व्यक्ति हो, एक समाज की जब स्थापना होती है तो अंतर्राष्ट्रीय समाज भी एक समाज बन जाता है। तो एक से अधिक होने पर फिर अनेक तरह के संबंध भी अपने आप क्रिएट हो जाते हैं। तो उन संबंधों में किस तरीके से व्यक्ति या राज्य अपने हितों को पूरा कर सकता है, किस तरीके से अपना विकास उन सब के बीच में रहते हुए कर सकता है, उसके लिए उसे कुछ नीतियों की आवश्यकता होती है जिनके बारे में मनु ये बताता है। तो परराष्ट्र नीति में 2 नीतियां मुख्य रूप से आप इसमें पढ़ेंगे, मंडल सिद्धांत, और एक आप पढ़ेंगे साड गुण्य नीति, जो 6 नीतियां हैं। और एक लास्ट में आप देखेंगे उपाय, जो साम दाम दंड भेद जो हम नाम सुनते हैं, किस तरीके से राजा को अपने आप को मजबूत रखने के लिए और किस तरीके से अपनी सुरक्षा के लिए उसे कौन कौन से उपाय करने चाहिए। और एक हम चौथा जो सिद्धांत इसमें देखते हैं वो हम देखते हैं मनु के न्याय व्यवस्था पर विचार, ठीक है। तो ये तो मनु के जो राजनीतिक विचारों में है मुख्य रूप से ये होता है। और दूसरे जो एक आते हैं मनु के प्रमुख रूप से सामाजिक विचार, ये लगभग आपके छोटे प्रश्नों में कई बार पूछ लिया जाता है कि मनु की वर्ण व्यवस्था है उसको समझाइए, या कोई 2 वर्ण बताइए, मनु की जो आश्रम व्यवस्था है उसको आप लोग समझाइए। तो ये चीजें आपको इसके अंदर, तो मुख्य रूप से हम इन 4-5 प्रश्नों पर अपना फोकस रखेंगे। बाकी तो सिलेबस तो सारा अपन कर ही रहे हैं, लेकिन मुख्य रूप से इसलिए बता रहा हूं कि आपको जब फाइनल ईयर की, जब आप फाइनली एग्जाम आप जब देते हैं उस समय कुछ विशेष प्रश्नों को आपको बहुत बेहतरीन अच्छी तरीके से, इनमें कहीं आपको कोटेशन लेने हैं, कहीं आपको कुछ डायग्राम वगैरह जो बनाने हैं वो आप लोग बना के इन प्रश्नों को, आप 4-5 प्रश्नों को तो बहुत अच्छे से अभी से तैयार कर लीजिए। अभी भी काम आ सकते हैं, आपके एमए में भी काम आ सकते हैं, आपके जब आप नेट, स्लेट या कॉलेज लेक्चर, स्कूल लेक्चर का जब आप एग्जाम देंगे उनमें भी इन प्रश्नों से जुड़ी हुई बहुत सी चीजें आपसे पूछी जाएगी, ठीक है। तो हम सबसे पहले बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, वो करेंगे मनु के सप्तांग सिद्धांत पर, ठीक।